जैसा कि हम लोग यहाँ पर इतिहास पढ़ रहे हैं कक्षा 9th A। तो इतिहास में हम पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इसमें है पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति को पढ़ने से पहले मतलब फ्रांसीसी क्रांति चैप्टर को आगे हम पढ़ाएं, इससे पहले हम कुछ चीज़ों को मतलब जो इस क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जिनके विचारों से वहाँ की जनता को बहुत प्रभावित हुई, मतलब जिन लोगों के जो वहाँ के दार्शनिक थे, जो वहाँ के विचारक थे, उन विचारकों ने अपने लेखन के माध्यम से वहाँ के लोगों में एक भावना राष्ट्रवाद की यहाँ जागृति उत्पन्न की, जिससे वो उस क्रांति के लिए क्या हुए, अग्रसित हुए। तो ऐसे ही हम कुछ लोगों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789। तो कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 को। अब इसमें हम पढ़ेंगे, पहला जो व्यक्ति है उसको पढ़ेंगे लुई 16वां। लुई 16वां कौन था? फ्रांसीसी क्रांति में इसका क्या भाई योगदान है या क्या इसका रोल है? तो लुई 16वां जो था फ्रांस का सम्राट था। ये 1774 में जो बना था, क्या बना था? 1774 में फ्रांस का सम्राट बना। 1774 में फ्रांस का क्या बना? सम्राट बना। और इसने जो है ऑस्ट्रिया है, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से जो है इसका ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से विवाह हुआ या विवाह किया। यह एक अयोग्य राजा था। यह एक अयोग्य एवं अदूरदर्शी राजा था। अयोग्य मतलब जिसमें योग्यता ना हो, जिसमें राजकाज चलाने की योग्यता ना हो, लेकिन फिर भी क्या था, वो राजा था। अदूरदर्शी का मतलब होता है कि उसमें आगे समय के लिए क्या कहते हैं, दूरदर्शिता का अभाव हो, मतलब आने वाले समय में कैसे किस चीज़ को, किसके परिणाम क्या होंगे, हमें कैसे अपने राज्य प्रशासन को, राज्य की सरकार को चलाना चाहिए और कैसे उसके आगे समय में परिणाम हो सकते हैं, कैसे हमें उसे हैंडल करना है, इन चीज़ों की योग्यता का उसको भी क्या था, अभाव था। तो परिणाम स्वरूप क्या था, वहाँ की जनता में क्या हो गया, परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता में उसके प्रति क्या हो गया, विद्रोह। वहाँ की जनता में उसके प्रति असंतोष बढ़ गया। परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता में उसके प्रति असंतोष बढ़ गया। जिसके कारण राजसत्ता के प्रति विद्रोह कर दिया। जनता ने क्या कर दिया? जिसके कारण राजसत्ता के प्रति विद्रोह कर दिया। जिसके कारण, या इधर भी लिख देंगे, जनता ने राजसत्ता के प्रति क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति था फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड था, वो था रूसो के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। यहाँ भी पढ़ा है, हम 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे। तो रूसो क्या था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। क्या था ये? फ्रांसीसी दार्शनिक। फ्रांसीसी क्या था? दार्शनिक था। और इसने सामाजिक समझौता नामक किताब लिखी थी। इसने क्या लिखी थी?
इसने लिखी थी सामाजिक समझौता। अंग्रेजी में इसे कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसने क्या लिखी थी, किताब लिखी थी। तो इसमें ये आता है कि रूसो की, एक क्वेश्चन आता है इसमें कि रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए। तो रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था सामाजिक समझौता। क्या था प्रसिद्ध पुस्तक का नाम? सामाजिक समझौता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और 1 नंबर का भी क्वेश्चन भी आता है, 1 नंबर में भी इसको आगे आपका काम आएगा। इसके बाद तीसरा जो व्यक्ति था उसमें जॉन लॉक भी क्या था? ये दार्शनिक था। ये भी क्या था? दार्शनिक था। राजा के दैवी अधिकारों का विरोध किया। राजा के दैवी अधिकारों का क्या किया? अधिकारों का विरोध किया। तो राजा के दैवी अधिकारों का मतलब क्या होता है कि राजा के दैवी अधिकारों का विरोध किया। तो दैवी अधिकार का मतलब होता है कि राजा, ये उस समय राजा ये कहता था कि राजा जो है अपने राज्य में जो भगवान है उस भगवान का ही क्या है? प्रतिनिधि है। और इसलिए वो राजा है, इसलिए उसके अधिकार होता है। जो राजा ने कह दिया है वही क्या है? भगवान ने उस चीज़ को कह दिया, तो वो क्या है? भगवान का ही प्रतिरूप है। तो इस प्रकार के जो अधिकार थे वो क्या थे? राजा के दैवी अधिकार। तो जॉन लॉक ने क्या किया था? इन दैवी अधिकारों का विरोध किया था। इसके बाद हम आगे अगले जो व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे हम। अगले जो व्यक्ति हैं वो हैं वॉल्टेयर। वैसे तो ये सभी व्यक्ति, अधिकतर जो व्यक्ति दार्शनिक हैं वो फ्रांस के। ये भी क्या था? एक महान दार्शनिक तथा आलोचक था। वॉल्टेयर भी क्या था? महान दार्शनिक एवं आलोचक था। क्या था? महान दार्शनिक एवं आलोचक था। और इसके बाद अगला जो व्यक्ति है वो है रॉब्सपियर। तो रॉब्सपियर कौन व्यक्ति था? तो ये जो था एक जैकोबिन दल था। तो एक फ्रांस में एक जो शक्तिशाली, मतलब जो पैसे वाले व्यक्ति थे, जो संपन्न वर्ग था, संपन्न वर्ग के नेताओं का एक संगठन था जो क्या कहलाता था? जैकोबिन दल कहलाता था। तो ये था फ्रांस में जैकोबिन संगठन का सदस्य था। जैकोबिन दल का क्या था? ये सदस्य था। तो अभी हम पढ़ रहे थे रॉब्सपियर के बारे में। रॉब्सपियर कौन था? फ्रांस में जैकोबिन संगठन का सदस्य था। क्या था? जैकोबिन संगठन का सदस्य था। तो इसके बाद जो अगला व्यक्ति है वो है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसका फ्रांस में। और ये यहीं भी नहीं, ये आगे तक दूर दूर तक इस व्यक्ति के बारे में बहुत चर्चाएं आपको सुनने को मिलेंगी। अगला जो था वो ये था नेपोलियन। इसको बोनापार्ट के नाम से भी नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेपोलियन कौन था? तो ये नेपोलियन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने साधारण कुल में जन्म लिया था, लेकिन साधारण कुल में जन्म लेने के बाद उसने उच्च पद प्राप्त किया। और उसने 1804 में वह व्यक्ति क्या करा? एक साधारण से परिवार में उसने जन्म लिया। और साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद एक फ्रांस में उच्च पद प्राप्त किया। उच्च पद प्राप्त करने के बाद 1804 में वो जो है फ्रांस का सम्राट बना। 1804 में क्या बना? ये 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। और इसने फ्रांस को एक बहुत मजबूत, इसने बहुत सारे सुधार भी किए
और सुधार करने के बाद इसने फ्रांस में बहुत सारे सुधार किए, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे इसी उसमें। तो कौन कौन से उसने सुधार किए। सुधार करने के बाद जब व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है, व्यक्ति बहुत उच्च पद पर चला जाता है, जब उसकी पद प्रतिष्ठा बहुत ऊपर चली जाती है, तो पद प्रतिष्ठा ऊपर जाने के साथ साथ व्यक्ति में अहंकार भी घर कर जाता है। ऐसा ही हुआ नेपोलियन बोनापार्ट के साथ। तो ये जब फ्रांस में सम्राट बना, तो सम्राट बनने के बाद इसने बहुत सुधार वहाँ किए। सुधार करने के बाद धीरे धीरे इसमें क्या आ गई, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएँ आ गई, इसके अंदर अहम भाव आ गया। अहम भाव आने के कारण क्या हुआ, 1815 में एक विश्व प्रसिद्ध युवा था वाटरलू का युद्ध। विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ था वाटरलू का युद्ध। तो यह अपने जीवन में बहुत कम युद्धों में पराजित हुआ था, लेकिन 1815 में जो वाटरलू का युद्ध हुआ उसमें क्या हुआ, ये 1815 वाटरलू का युद्ध, उसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ा। और उसके बाद उसे जो है सेंट हेलेना द्वीप निर्वासित किया। उसके बाद उसे कहाँ भेज दिया गया, सेंट हेलेना द्वीप। तो उसके बाद उसकी फ्रांस में कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। एक इसी में एक शब्द आता है, ये व्यक्ति नहीं है, ये केवल शब्द है, व्यक्ति के रूप में नहीं। एक शब्द है अनाम। अनाम उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता था जिसका नाम मालूम नहीं होता था, मतलब जिसका नाम क्या हो, जिसका नाम मालूम ना हो, तो उसके लिए क्या यूज किया जाता था, अनाम शब्द यूज किया जाता था। ऐसे ही जब एक शब्द आता है इसमें देशद्रोह, वैसे आप लोग जानते होंगे कि देशद्रोह का मतलब क्या होता है। देशद्रोह का मतलब होता है अपने देश के प्रति विश्वासघात करना। अपने देश के प्रति क्या करना, अपने देश के प्रति विश्वासघात करना। ठीक हो गया, अपने देश के प्रति क्या करना, विश्वासघात करना, ये क्या कहलाते हैं, देशद्रोह कहलाता है। और अगला शब्द जो आता है निग्रो, अगला शब्द क्या आता है, निग्रो। तो निग्रो जो शब्द यूज किया जाता है वो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी सहारा में रहने वाले निवासियों के लिए किया जाता है। जो दक्षिणी सहारा, कहाँ के, दक्षिणी सहारा प्रदेश में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए, निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। यह शब्द क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। तो इसी में एक अगला शब्द हम देखेंगे गिलोटीन। तो गिलोटीन क्या थी, एक मशीन थी। यह एक ऐसी मशीन थी जिससे व्यक्ति का धड़ एक बार में ही क्या कर दिया जाता था, उसके शरीर से अलग कर दिया जाता था। जो मतलब व्यक्ति का सिर होता था, उसके सिर को उसके धड़ से एक बार में ही अलग कर दिया जाता था। और इस जो मशीन का आविष्कार किया था वो किसने किया था, डॉक्टर गिलोटीन ने ही किया था। डॉक्टर गिलोटीन ने इस मशीन का आविष्कार किया। इस मशीन से व्यक्ति के शरीर को एक बार में ही सिर को शरीर से अलग कर दिया जाता था, शरीर से
अलग कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये गिलोटीन क्या थे? गिलोटीन एक मशीन का नाम है। डॉक्टर गिलोटीन ने इस मशीन का आविष्कार किया था। इस मशीन से व्यक्ति के शरीर को एक बार में ही उसके सिर को क्या कहता था, मतलब एक व्यक्ति है, व्यक्ति के जो पूरा शरीर है, मतलब धड़ भी और सिर भी, जो पूरा शरीर है उसके सिर को एक बार में ही उसके धड़ से क्या कर दिया जाता था, अलग कर दिया जाता था। तो बच्चों ये तो मैंने आपको कुछ शब्द लिखाए हैं, इन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिखना है, क्योंकि ये शब्द ऐसे शब्द हैं या ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिन व्यक्तियों के बारे में बार बार पूछा जाता है, या ये शब्द या ये व्यक्ति बार बार अपने इस इतिहास किताब में या पुस्तक में जो